हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं बीकॉम पार्ट 3 में। जी, अगर बात बीकॉम पार्ट 3 की करें तो हमारे पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट में अगर हम एक कोर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास है ईएएफएम का सेकंड पेपर, बिजनेस बजटिंग। सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस बजटिंग। आइए डिस्कस करते हैं बिजनेस बजटिंग का एक टॉपिक आपके सामने फुल डिटेल में। स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस बजटिंग की बुक का इंडेक्स देखें तो सबसे पहले मैं कहूंगा इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना सबसे आसान है। स्टूडेंट्स, आप अभी देख रहे हैं ये क्लास लेखा कॉमर्स क्लासेस के फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास ताकि इस क्लास को हम आगे बढ़ा पाएं। मेरा फोन नंबर 9983912345 है। एक और नंबर 9983712345। किसी भी तरह की कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग इंस्टीट्यूट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए ये नंबर आपकी बहुत मदद करेगा। अगर कॉलिंग या व्हाट्सएप करें तो फर्स्ट नंबर को यूज लीजिएगा और केवल कॉलिंग के लिए सेकंड नंबर को भी यूज में ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपके बहुत मदद करेगा। ये नंबर रहा लेखा कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम अतिशय जैन। स्टूडेंट्स, इस क्लास की अगर बात करें हम बिजनेस बस्टिंग की, तो सबसे पहले इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं। तो स्कोरिंग करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपके पास आपकी बुक के चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक रहने वाले हैं। 1 to 5, चैप्टर नंबर 1 to 5। अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहां पर केवल एक चैप्टर है आपके पास, बिजनेस फॉरकास्टिंग। ओहो, यानी इस एकमात्र चैप्टर से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। सर, एग्जाम कब होने वाले हैं इस ईयर? स्टूडेंट, एग्जाम होंगे मार्च में और एग्जाम का टाइमिंग रहेगा इस बार सुबह 7 से 10। ओहो, क्या बात बता रहे हैं आप। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। जी हाँ, 7 to 10 5 यूनिट्स आएंगी। 5 यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 100% सिलेबस इस बार कवर होने वाला है। कोविड का इफेक्ट सन 23 एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो सेकेंड यूनिट में आपके पास बिजनेस फॉरकास्टिंग अकेला चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में आने वाले हैं 2 क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3 में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, कैश बजट, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि पिछले साल भी पढ़ी थी आपने, उसी का एक लेवल कुछ एक्स्ट्रा है। अगर बात यूनिट नंबर 4 की करें तो फिर बताना चाहूंगा एक सिंगल चैप्टर इस यूनिट में आपके पास आ रहा है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन एक चैप्टर आपके पास। यूनिट 5 की अगर बात करें तो आपके पास चैप्टर जो रहने वाला है स्टूडेंट, वो रहने वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 3 पास कोर्स में कवर अप होगा। सर, इसमें से वो चैप्टर बता दो जो कि बाबा जी की बूटी साबित होने वाले हैं, हमारे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएंगे। आइएगा जरा उन चैप्टर्स पर हाईलाइट करते हैं जो आपके लिए साबित होंगे बाबा जी की बूटी। जी, यूनिट नंबर 5 में लास्ट चैप्टर थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वाले पर 5 स्टार। जी, यही छपेगा, हमें यही अटेम्प्ट करना है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, प्रैक्टिकल चैप्टर 5 स्टार। कैश बजट, प्रैक्टिकल चैप्टर 5 स्टार, 4 स्टार लगा लो चलो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल सिंगल स्टार, बजटरी कंट्रोल थियोरेटिकल। अगर बात बिजनेस फॉरकास्टिंग की करें, ये चैप्टर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है 5 स्टार। चैप्टर नंबर 1 to 5, इसके अंदर चैप्टर सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार।
बाकी 3 चैप्टर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ थियोरेटिकल है। 1 4 5 थियोरेटिकल है, सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल। बोल देता हूं मैं, चैप्टर में 1 2 3 4 5 2 और 3 प्रैक्टिकल है हमारे पास, और इंपॉर्टेंट भी। आज हम इस थर्ड चैप्टर की बात करेंगे इन डिटेल। तो ये तो मैंने सिलेबस को डिस्कस किया, और फर्दर हम कई बार सिलेबस को डिस्कस करते रहेंगे। सर इस सिलेबस में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप कुछ ना करें और तीनों सब्जेक्ट की, जो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनकी सारे इंडेक्स की एक स्टार रेटिंग हमसे डिमांड कर लीजिए। एक काम करिएगा, आप सभी लोग मेरा फोन नंबर 9983912345 पे एक व्हाट्सएप करें, क्या, थर्ड ईयर स्टार रेटिंग, बस इतना सा, थर्ड ईयर स्टार रेटिंग। इस थर्ड ईयर स्टार रेटिंग में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर कर देंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के। तो व्हाट्सएप पर केवल इतना से लिखना है, थर्ड ईयर स्टार रेटिंग, हम आपको शेयर कर देंगे थर्ड ईयर की सारी स्टार रेटिंग्स। किस नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करिएगा। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। यस बच्चों, बजट, जहां तक बजट का सवाल है, बजट मतलब एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना। किसका अंदाजा लगाना? फ्यूचर में घटित होने वाले इवेंट्स का, भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का क्या होने वाला है, किसका अंदाजा लगाना? इसमें कितना आएगा और कितना जाएगा, मतलब आने वाले रेवेन्यू और जाने वाले एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाना। सर कोई टाइम पीरियड भी फिक्स होता है क्या? यस, अगर आप कोई भी सिंपल सी बात करें, अगर हम हमारी लाइफ की बात करें, अगर आप कोई फंक्शन करने जा रहे हैं, बर्थडे फंक्शन करना है, एनिवर्सरी की पार्टी करनी है, या सवामणी या गोट करनी है, कुछ भी, तो उस इवेंट में कितना माल आने वाला है, लिफाफे कितने आएंगे या लोग कितने आएंगे, माइनस एक्सपेंसेस कितना होगा, खाने पीने पे खर्च कितना होगा, लेन देन में गिफ्ट वगैरह में कितना खर्च होगा, उसका हिसाब किताब लगाना, आप एक इवेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस में भी बजट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाने पड़ते हैं। बिजनेस में जो बजट बनते हैं, उन बजट में आपको बहुत एक्यूरेट होना जरूरी है। बच्चों, आपने कई बिजनेसेस खुलते और बंद होते हुए देखे होंगे, कारण उनके ओनर जो बिजनेसमैन होता है उसकी बजटिंग स्ट्रांग नहीं होती, एकमात्र कारण, सिंगल रीजन, उसकी बजटिंग स्ट्रांग नहीं होती, उसको अंदाजे लगाना नहीं आता। जरा सोचिएगा, आपने अंदाजा गलत लगा लिया तो क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फाई। दो तरीके से आपने किसी भी चीज का अंदाजा, एक बार सोचिए, पहले अंदाजा लगाइए, बिजनेस में किस किस चीज का अंदाजा लगता होगा। एक बार आ जाइए, छोड़ दिए सब चीजें। बिजनेस में किस किस चीज का अंदाजा लगता होगा? सेल्स कितनी होगी, कस्टमर कितने आएंगे। सर ये तो एक ही बात हो गई ना, ये बहुत अंतर है। कस्टमर जो आते हैं सारे के सारे थोड़ी माल लेके जाते हैं हमारी दुकान से, कितने कस्टमर आएंगे, उनमें से कितनों को हम माल बेच पाएंगे। मेरे पास हर साल 3-4 हजार स्टूडेंट्स आराम से आते हैं, पर मैं क्या सबको पढ़ाता हूँ क्या? नहीं, कोई मेरी फीस देख के डर जाता है, कोई मेरी दूरियां देख के डर जाता है, किसी को मेरा पढ़ाना समझ नहीं आता, बोले खराब पढ़ाते हैं, है ना। तो किसी ना किसी कारण से कस्टमर मेरे यहाँ सेल्स नहीं हो पाती, तो कस्टमर ज्यादा आते हैं, सेल्स कम होती है। दोनों का अंदाजा लगाना है, कस्टमर कितने आएंगे और सेल्स कितनी होगी। सेल्स प्राइस क्या रखनी है, प्रोडक्ट कौन सा रखना है, प्रोडक्ट कौन सा रखना है, सेल्स कैसी होगी, कस्टमर कैसे होंगे, सेल्स प्राइस कैसी होगी, प्रोडक्ट कौन सा रखना है। मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एरिया के कस्टमर किस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, आपको उनकी चॉइस पता होनी चाहिए। कई बार दुकानदार नहीं कहता भाई साहब हम ये नहीं रखते, हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, क्योंकि सारे बाजार की सारे क्वांटिटी, सारे ब्रांड, सारी क्वालिटी रखना संभव नहीं है, इतना स्टॉक थोड़ी मेंटेन कर पाएंगे। तो आपको वो रखना है जो कस्टमर को चाहिए। मान लीजिए कस्टमर मांग रहा है कुछ, आप कह रहे हो ये नहीं है, ये वाला ले जाओ, कस्टमर लेगा क्या? कस्टमर तुरंत आपकी दुकान से चला जाएगा। आपको क्वांटिटी का अंदाजा रखना है, आपने रखे 10 पीस, कस्टमर लेने आ गए 15 पीस, आपके पास से कस्टमर लौट रहा है, तो क्वांटिटी का भी आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। क्या ठीक है, आपको अपने बिजनेस
क्वांटिटी का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी के साथ साथ आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कितनी फिक्स्ड असेट्स चाहिए। अभी देखना आपको कितने अंदाजे लगाने पड़ते हैं, कितनी फिक्स्ड असेट्स चाहिए। इस फिक्स्ड असेट्स में मैं तीन चीजें लूंगा, कितनी लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए। भाई हमारे क्लासरूम का साइज क्या रहना चाहिए, वो लैंड एंड बिल्डिंग का आपको पहले से अंदाजा लगाना पड़ेगा। इस साइड आ जाए, एक मिनट होल्ड करेंगे, है ना। यस, आपको अपने बिजनेस में फिक्स असेट का अंदाजा लगाना पड़ेगा, कितनी फिक्स असेट होनी चाहिए, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितना होना चाहिए। आप जरा सोचिए, मेरा क्लासरूम अगर बहुत छोटा हो और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो तो सिटिंग अरेंजमेंट में इश्यू आएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई पक्का होना है। तो मुझे ये अंदाजा रखना पड़ेगा पहले से कि कितने कस्टमर मेरे यहाँ पर होने आएंगे और उनके लिए कितनी लैंड एंड बिल्डिंग की मुझे व्यवस्था रखनी है। साथ ही साथ मुझे अंदाजा रखना पड़ेगा कितनी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। प्लांट मशीन, कितनी लाइटें होनी चाहिए क्लासरूम में, कितने फैन होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, क्या स्मार्ट बोर्ड यूज लो या व्हाइट बोर्ड से भी काम चल सकता है, क्या मेरे को क्लास में सीसीटीवी कैमरास की जरूरत है। मुझे प्लांट एंड मशीनरी का अंदाजा लगाना पड़ेगा। मुझे अंदाजा रखना पड़ेगा कितना फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स मुझे कितनी चाहिए, इसका भी अंदाजा रखना पड़ेगा। फर्नीचर में बहुत ज्यादा नहीं रख सकता, फर्नीचर में बहुत कम नहीं रख सकता। अभी सारी बात करूंगा मैं थोड़ा डिटेल में। और क्या अंदाजे लगते हैं एक बिजनेस में, सेल्स कितनी होगी, कस्टमर कितने आएंगे, सेल्स प्राइस क्या रखें, बहुत महंगा रखें बहुत सस्ता रखें। कई बार हमारी दुकान पे कस्टमर आता है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं बजट क्या है आपका, पूछते कस्टमर से आपका बजट क्या है, क्योंकि मेरी दुकान पे तो सस्ता भी है और महंगा भी है। मान लीजिए ये एक शर्ट खरीदने आए मेरी दुकान पे, अब मेरी दुकान पे शर्ट की प्राइस 200 रुपए से 2000 रुपए तक की शर्ट में रखता हूं। अब 200 रुपए वाला कस्टमर 2000 की खरीदने वाला नहीं है और 2000 की वाला कस्टमर 200 वाली लेने वाला नहीं है। मेरे को वो दिखाना होगा जो इनको चाहिए, तो मैं सीधा पहचान लेता हूँ बजट क्या है आपका। अगर मुझे बजट नहीं बताते, ये तो कहते दिखाओ, तो मैं क्या करता हूँ, इनको मिड रेंज दिखाता हूँ। 600 की दिखा दी, अपने आप ये बोलेंगे और अच्छी दिखाओ, यानी इनको 2000 वाले हैं। ये कहते भाई साहब इतनी महंगी नहीं, तो ये 200 वाले है ना। तो मैं अपने आप फिर अगली रेंज चेंज कर देता हूँ, उस पीस को हटा देता हूँ और फिर उसी रेंज को दिखाना शुरू कर देता हूँ जो इनकी चॉइस है। तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे यहाँ ज्यादा कस्टमर कौन से आते हैं, 200 वाले आते हैं या 2000 वाले आते हैं, और उसी तरह का मुझे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। आप सीधी सीधी सी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं, प्रोडक्ट की बात करता हूं। एक समय था 2007, 8, 9, 10, आज 15 साल हो गए लगभग इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली, है ना। तो तब हम 11th 12th बीकॉम बीबीए बीसीए एमकॉम एमबीए एमसीए सीए सीए सीएस सीडब्ल्यूएस सीएफए पूरा पढ़ाया करते थे। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज थी। 2007, 8, 9, 10, 11 ये पढ़ाया। 2011 में सब बंद कर दिए, केवल 11th 12th बीकॉम और सीएस, बस दो चीजें। फिर सीएस भी बंद कर दिया, प्रोफेशनल खत्म हो गया मार्केट में, ऑफलाइन कोचिंग कोई जाता ही नहीं है, तो फिर हमने सीधा सीधा केवल बीकॉम पे चलाते रहे। अब जैसे कोविड के बाद आए हैं तो बीकॉम ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस 11th 12th। इस साल से बीकॉम 11 बीकॉम प्लस 11 प्लस प्लस एमकॉम एमबीए और एलएलबी हम धीरे धीरे प्रोडक्ट चेंज करते जा रहे हैं। जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है, जिस तरह मार्केट में कस्टमर हमसे मांगता है, हम भी उसी तरीके से अपना कलर चेंज करते रहते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, कौन सा प्रोडक्ट कितना रखना है, फिक्स असेट कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा बिजनेस में ढेरों अंदाजे आप लगाते हो। इन सब अंदाजों में से अगर एक भी अंदाजा आपका गलत निकला और आपने उस जगह अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, तो कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, लेकिन आएगा तो सही, लेकिन आने के बाद आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, कि कस्टमर कहेगा और दिखाओ, आप बोलोगे मैडम आज तो नहीं, आज मंगवाऊंगा कल आ जाना। क्या वो कस्टमर आपका इंतजार करके अगले दिन आएगा? नहीं, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है। कस्टमर तुरंत आपके पड़ोसी की दुकान पे चला जाएगा, और आपका पड़ोसी इसी मौके की तलाश में था कि आपकी दुकान का परमानेंट कस्टमर कब उसकी दुकान पे एक बार चढ़ जाए, बस अब गेम खत्म। अब पड़ोसी दुकानदार का गेम चालू होगा, वो आपके कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट देगा, महंगा सस्ता प्रोडक्ट देगा, रेट में एक बार पूरा तोड़ देगा एक बार के लिए, तो उसके बाद क्वालिटी और सर्विस देगा, उसके बाद मीठा बोल करके कस्टमर को अपना बना लेगा। आपका एक परमानेंट कस्टमर हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि आप अंदाजा सही नहीं लगा पाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो एक बिजनेस सारा गेम अंदाजों का है। क्या अंदाजे एक्यूरेट लगते हैं या लगभग लगते हैं? लगभग लगते हैं। लगभग मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अंदाजा लगाया है कि मेरे पास फाइनल ईयर में इस बैच में 40 स्टूडेंट्स होंगे, 40 40, तो ऐसा हो सकता है कि 40 की जगह 45 हो जाए,
40 की जगह 35 हो जाए। लेकिन अगर 40 सोचा है और 80 पहुंच जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे पास अरेंजमेंट्स नहीं है। 40 सोचा है और 10 ही रह जाए तो दिक्कत होगी, मेरी कॉस्ट कवर नहीं होगी, बिना बात खर्चे होते रहेंगे। तो मेरी कैलकुलेशन परफेक्ट कब बैठेगी, जब 40 सोचा है और 40 के आसपास ही आए, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस सारा गेम का आएगा बच्चों अंदाजे लगाने का है। मैं क्या फीस रखूं कि बच्चा अफोर्ड कर पाएगा। अगर फीस बहुत ज्यादा रख दी तो मरे, फीस बहुत कम रख दी तो जेब में कुछ आएगा ही नहीं रेवेन्यू, तो मरे। तो बिजनेस सारा गेम का आएगा अंदाजों का, और उसके लिए एक बुक बनाई गई है जिसका नाम है बजटिंग। हम उसी बुक को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम इतनी सारी बातें कर रहे थे। तो बिजनेस में इन सब का अंदाजा और इसके अलावा भी बहुत सारे अंदाजे डेली लगाने पड़ते हैं। एक अंदाजा बताता हूं, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करें। चलिए, एडवर्टाइजमेंट एक कुआं नहीं है, खाई है खाई, जितना पैसा उंडेलो उतना कम। आप सोचिए, हम बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कई बार, है ना। ठीक है, लेखा कॉमर्स क्लास एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है। ठीक है, अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को और बढ़ा दे तो बढ़ा तो सकते हैं, क्यों नहीं। क्या मेरे पास बहुत सारे लोग आते होंगे, सर हमारे यहाँ ऐड दे दीजिए, हमारे यहाँ ऐड दे दीजिए, बहुत सारे आते हैं, लो फ्लोर बस पे ऐड करवा लो। मैंने करवा तो लूंगा, क्या बस वो बस उतना रिटर्न मुझे देगी? मतलब मेरे मजे की बात तब होगी जब वो लो फ्लोर बस कॉमर्स कॉलेज के बाहर या महारानी कॉलेज के बाहर खराब हो जाए, तो दिन भर मेरा ऐड होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन मेरे को तब मजा नहीं है जब वो कॉमर्स वो बस कालवाड़ रोड से लेकर सांगानेर तक चलती रहे और कालवाड़ रोड जाकर के बैठ जाए और फिर 4 घंटे बाद आएगी और फिर महारानी कॉलेज के बाहर से फटाफट निकल जाएगी, तब मेरे को मजा नहीं है, क्योंकि इतना दूर का बच्चा मेरे पास आता ही नहीं है ना। क्या मेरी बात समझ पा रही है? तो मैं लो फ्लोर बस पे ऐड करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। एग्जाम्पल दे रहा था मैं केवल। अच्छा, क्या जिस तरह वीवो आईपीएल पेटीएम आईपीएल होता है, ऐसे लिखा आईपीएल हो सकता है? सर कैसी बातें करते हो, औकात में रहो, है ना। पेटीएम आईपीएल वीवो आईपीएल की जगह लेखा आईपीएल, सोचा है कुछ अपने? आईपीएल में कितने पैसे लगते हैं? हाँ, कर क्यों नहीं सकते, बस पॉकेट होनी चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए। तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट का हर साल अंदाजा लगाना होता होगा नहीं या नहीं? यस, बिल्कुल लगाना होता है। मैंने एडवर्टाइजमेंट में मान लीजिए फिक्स किया, इस साल खर्चा 4 लाख रुपीज है, 4। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे 4 लाख के आसपास खर्च करता हूं तो मैं ये ऐसा अंदाजा लगाया तो 3.5 लाख खर्च कर सकता हूं, 380 कर सकता हूं, 4 लाख कर सकता हूं, 420 भी खर्च कर सकता हूं, 425 भी कर सकता हूं। बट ये मेरा एक बजट रहेगा, इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना। अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत ऊपर बना दिया तो मरे, बहुत नीचे बना दिया तो मरे। नीचे बना दिया तो लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं पड़ेगा, लोग मेरा फोन नंबर ढूंढते रहेंगे, कहाँ है क्लासेस, दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा बना दिया तो अपनी पॉकेट खत्म हो जाएगी, सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो बजट बहुत प्रॉपर बनने चाहिए। अभी एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल लेता हूं। हमारी फाइनल ईयर की क्लासेस हम सुबह 8 बजे लेते हैं। एक बैच मैंने बहुत पहले से अनाउंस कर रखा है 12 बजे, एक और अनाउंस कर रखा है शाम को 6 बजे, और मैंने कहा पूरे साल भर ये 3 बैच चलेंगे। कब तक? 31 जनवरी तक। फरवरी में टाइमिंग चेंज होकर क्लासेस के आवर्स और बढ़ जाते हैं और फिर बैचेस हम सिस्टम चेंज कर देते हैं। अभी की बात करें तो 8 बजे वाले बैच में, अभी की बात करें जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी मेरे पास लगभग 20 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और जब 20 हो गए तो मैंने तुरंत 12 बजे वाला खोल दिया। क्या 12 बजे वाले में बच्चे होंगे या नहीं होंगे? मेरा अंदाजा है पक्का पक्का ये बैच फुल होगा, 100% फुल होगा। कब? आज नहीं, टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर लगेगा, पर बैच तो फुल होगा। तभी तो मैंने बैच चालू किया है, नहीं तो क्या मैं अगर 2 बच्चों 3 बच्चों पे बैच चालू कर पाऊंगा? क्या मेरी कॉस्ट कवर अप होगी इस क्लास में? बिल्कुल कवर अप होने वाली नहीं है। बट मुझे पता है अभी थोड़ा सा फ्लो कम है, लेकिन समय के साथ फ्लो यहाँ पर आएगा। तो मेरी कैलकुलेशन है 8 बजे, 12 बजे, 6 बजे मैं 3 बैच चला पाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड में चल रही है, तो इस क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं टिल योर एग्जामिनेशन डेट। तो हमने अभी बहुत सारी बातें करी आज की क्लास में, जिसके अंदर हमने पहले बजटिंग का पूरा सिलेबस देखा है, उसके अलावा हमने बजट क्या होता है और बजट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। हम आज की क्लास में जाने वाले हैं फोकस, एक नया चैप्टर, फंक्शनल एंड, लिखना शुरू करें प्लीज, मास्टर बजट। बहुत सारी बातें करी मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले। जी हाँ, आपका बेस बनाने के लिए ये थोड़ी सी डिस्कशंस नीडेड होते हैं। फंक्शनल एंड मास्टर बजट, क्रियात्मक एवं मास्टर बजट बोलते हैं हिंदी में। क्रियात्मक एवं मास्टर बजट,
चैप्टर का सही नाम अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ बजट सेकंड फंक्शनल एंड मास्टर बजट, पूरा नाम ये है चैप्टर का, टाइप्स ऑफ बजट सेकंड फंक्शनल एंड मास्टर बजट। इतना बड़ा नाम है चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिख लीजिए प्लीज। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम बुक पढ़ने जाएंगे बच्चों गरिमा पब्लिकेशन की एमआर अग्रवाल। बुक आप नई भी खरीद सकते हो और पुरानी भी। गरिमा पब्लिकेशन बोले चाहे एमआर अग्रवाल बोले, कोई इश्यू वाली बात नहीं। बुक्स कहाँ मिलेगी? मार्केट में भी मिलती है, सेकंड भी ले सकते हो और रिसेप्शन पे अवेलेबल है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर क्या कहता है, प्लीज फोकस करिएगा। क्रियात्मक, बिजनेस में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, क्रियाएं। सेल्स कितनी होगी इसका अंदाजा लगाना, उस सेल्स के लिए प्रोडक्शन कितना करना है इसका अंदाजा लगाना, उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना लाना है इसका अंदाजा लगाना, उस रॉ मटेरियल के लिए कैश रिक्वायरमेंट कितनी होगी इसका अंदाजा लगाना। क्या बिजनेस में ये सब काम होते होंगे? क्या सोचिए, क्या बड़े बिजनेस में होते हैं, छोटे में भी होते होंगे? सर छोटे में भी होते हैं, बड़े में भी होते हैं। चाहे आप छोटी सी एक गुटखा बीड़ी सिगरेट की छोटी सी जो साइकिल पे दुकान होती है वो भी लेकर बैठे होंगे, थड़ी भी लेकर बैठे होंगे, तो ये सब लगता है, अंदाजे लगते हैं। सबसे पहले सेल्स का, सेल्स के हिसाब से प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन के हिसाब से रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल के हिसाब से कैश का। जब अरेंजमेंट करते हो तो पहले कैश आता है, कैश से रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद सेल्स होती है। अंदाजे ऐसे लगते हैं, अरेंजमेंट ऐसे होता है। ये बात आपके पकड़ में आती होगी। इस चैप्टर में आपको मेनली ये 4 बजट बनाने हैं, या तो सेल्स बजट या बजट या रॉ मटेरियल का या कैश का। इसके अलावा आपको एक बजट बनाना पड़ता है, लेबर रिक्वायरमेंट बजट। सर ये क्या होता है? रुकिए 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 प्लीज रुकिए। हमारा एक 2 व्हीलर का शोरूम है, झूठ बोल रहा हूं मैं हमारा एक 2 व्हीलर का शोरूम है। उस 2 व्हीलर के शोरूम पर हमें एक्टिवा सेल आउट करनी है, एक्टिवा है ना। एक्टिवा सोल्ड आउट करने का एक सबसे अच्छा सीजन आता है नवरात्र, स्थापना, दशहरा, दिवाली वाला सीजन, है ना, याद होगा आपको सीन। उससे पहले आते हैं श्राद्ध, 15 दिन। भाई साहब मेरी बात सुनो प्लीज, है ना, उधर मुंह में आया है नया है। चलिए, अगर हम बात करें 15 दिन के श्राद्ध, पता है आपको 15 दिन के श्राद्ध आते हैं, उसमें कोई भी 2 व्हीलर्स नहीं खरीदता नॉर्मली, है ना, कोई नहीं खरीदता। तो इन 2 व्हीलर्स वाले 4 व्हीलर्स वालों की सेल बिल्कुल जीरो होती है। लेकिन वो जैसे ही श्राद्ध खत्म हुए, 15 दिन बीते, 16वें दिन से जो धमाकेदार सेल होती है, धनतेरस, दिवाली, नवरात्र, स्थापना, रामनवमी, जानते हो दिन, गोवर्धन, है ना, एक से एक अच्छे दिन शुरू होते हैं और दमादम माल बिकता है इनकी दुकान से, पक्का पक्का। तो ये लोग इन 15 दिन में हैवी तैयारियां करते हैं, स्टॉक को लाना, अपने एरिया को सजाना, फाइनेंस की, एसेसरीज की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके रखना, तैयारियां करके रखते हैं कि जब उस दिन एकदम से सेल कस्टमर आएगा तो माल दे पाए, सर्विस, है ना। उस तैयारी में एक लेबर को अरेंजमेंट करना भी एक तैयारी होती है। एक मिनट में तो छोड़िए एग्जाम्पल, उनके यहाँ पर उस दिन कितना स्टाफ आता होगा, उसकी तैयारी ये लोग करते होंगे नहीं करते होंगे? करते होंगे। आप लोग कई बार मुझे बोलते हैं सर आपके स्टाफ बहुत ज्यादा है रिसेप्शन पे, कई बार मुझे बोलते हो आप लोग, सर आपने अपने रिसेप्शन पे ओवर स्टाफिंग कर रखी है, 5-5 गर्ल्स जो कि रिसेप्शन संभालती हैं और साथ में 1 या 2 मेल पर्सन भी आपका स्टाफ संभालते हैं, प्लस बाहर का एडवर्टीजमेंट करने वाले जो स्टाफ है वो अलग। तो इतने स्टाफ की क्या जरूरत है? 2 ही जने संभाल लेंगे आपका रिसेप्शन, तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं कर रखा आपने, लगता होगा। और बच्चे, बहुत बच्चे मुझे बोलते भी हैं, लेकिन वो बच्चे कब बोलते हैं? जब ईयर की स्टार्टिंग होती है, जब हल्का सा फ्लो आता है तो वो समझ जाते हैं ये सभी लोग पूर्ण काम के हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां फिक्स हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? सर्विस देने का काम करते हैं। मैं क्या करता हूं? केवल पढ़ाना और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बस 2 ही काम है मेरा, और कोई काम नहीं है। बाकी सारे काम इनके, आपको नोट्स चाहिए इनसे लो, एप्लीकेशन में कोई इश्यू है इनसे लो, क्लासेस ओपन करवानी है इनसे लो, है ना, जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए सब कुछ ये करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आपने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तो देखे होंगे जहां पे एक ही टीचर जी है, वही काउंसलिंग लेते हैं, वही फीस जमा करते हैं, वही सारा डेटा देते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट वीक हो जाता है,
तो हमने मैनेजमेंट बनाने के लिए काम किया हुआ है कि मैं केवल पढ़ाने का काम करूंगा, बाकी सब काम इनके हैं। तो क्या हमारे यहाँ ओवर स्टाफिंग है या मैंने लेबर रिक्वायरमेंट बजट बना रखा है? मैंने लेबर रिक्वायरमेंट बजट बना रखा है। कैसे? बहुत सिंपल सा, मेरे रिसेप्शन को 6 जने संभालेंगे एक बार में, और इन 6 जनों की सैलरी पे मुझे 1 लाख रुपए महीना खर्च करना है, फिक्स कर रखा है। तो सबकी अपनी अपनी सैलरी है, किसी की 15,000, किसी की 12,000, किसी की 18,000, और अब मैं इन 6 जनों को सैलरी देता हूं। ये 1 लाख रुपए काई के खर्च करता हूं हर महीने में? आपको सर्विस देने के। कोई नया बच्चा हमें ढूंढ रहा है तो उसको ढूंढ के लाने की भी इसी में सारे काम ये लोग करते हैं। तो क्या लेबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल, लेबर की रिक्वायरमेंट का बजट बनाया जाता है। अगर लेबर कम रख ली तो दिक्कत, लेबर ज्यादा रख ली तो दिक्कत। बताइए कम रखने पे क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट वीक हो जाएगा, सर्विस हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं बन पाएगा, और फिर ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा रिजल्ट्स। इसका रिजल्ट आप लोग जो लेकर के आते हैं, मैं कहूंगा इतने सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, इसमें मेरा ही रोल नहीं होता, आप ही का रोल नहीं होता, इस स्टाफ का भी रोल होता है। अगर ये सर्विस देना बंद कर दें, रात को 11 बजे 12 बजे आप कुछ मांग रहे हो, आपको नोट्स मिल पा रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल पा रहा है, तो बहुत ज्यादा ये लोग सपोर्ट करते हैं, तभी बन पाती है बातें। तो लेबर रिक्वायरमेंट का बजट बनता है या नहीं बनता? बताओ। हर जगह बनता होगा। कितने लोग किस टाइप के चाहिए? लोअर क्लास कितने चाहिए, मैनेजमेंट स्टाइल के कितने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कितने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट कितना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल वाले कितने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ कितना चाहिए, और साफ सफाई वाले, हाउसकीपिंग वाले कितने चाहिए, सबका लेबर रिक्वायरमेंट बजट पक्का पक्का बनता है। ठीक है। एक होता है मशीन रिक्वायरमेंट बजट। मशीन रिक्वायरमेंट बजट, कितनी मशीनें चाहिए और कहां कौन सी मशीन को अलॉट करेंगे। मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठेकेदार, मेरे पास जेसीबी मशीन है और कंक्रीट मिक्सचर प्लांट है बहुत सारे, और बहुत सारी साइटें चलती हैं। कहां कब कितनी मशीनों की रिक्वायरमेंट है वो मुझे देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। कई बार नए नए प्रोजेक्ट आ जाते हैं और मेरी मशीनें शॉर्ट पड़ जाती हैं, तो मेरे को नई नई मशीनें तुरंत खरीदनी भी पड़ती हैं। मशीन आज खरीद लेंगे, वो मशीन केवल जो एक जेसीबी मशीन खरीदी वो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं खरीदी, अब वो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास हो गई। तो जेसीबी मशीन की लाइफ मैं मानता हूँ 15 साल है, तो अगले 15 साल वो जेसीबी मशीन मेरे पास रहेगी। आज इस प्रोजेक्ट में मशीन की जरूरत है, आज खरीद तुरंत, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। तो हम खरीदते, बिल्कुल खरीदते, क्यों नहीं खरीदेंगे? समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, है ना? तो इस तरह से हम अलग अलग रिक्वायरमेंट बजट बनाएंगे इस चैप्टर के अंदर। करें शुरुआत चैप्टर की? चलिए, तो हल्का सा पहले ये लिख लीजिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा एक मिनट, ओवरहेड बजट्स भी बनते हैं बहुत सारे। कौन सा खर्चा कितना करना है, जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था ना मैं अभी, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करूं तो उसका एडवर्टाइजमेंट ओवरहेड बजट बन जाएगा। सर मेन का है ये चारों, अदर्स कौन से हैं? ये 3। करें कंटिन्यू? आइए इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए एक स्टोरी मैंने बना रखी है, उस स्टोरी को हम बोर्ड पर लेकर के आ रहे हैं। करंट ईयर सेल्स 3000 यूनिट्स। बच्चों, हमारा एक एक्टिवा का शोरूम है, और ऐसा मान लेते हैं कि हम ही एक्टिवा बनाते हैं और हम ही एक्टिवा बेचते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी है और सेल भी हमारा ही है। थोड़ा सा समझ के चलते हैं। साल का एंड होने वाला है लगभग 25 मार्च मान लेते हैं, आज की डेट 25 मार्च। साल एंड होने में 5-6 दिन बचे हुए। मैं अंदाजा लगा रहा हूं अगले साल क्या होने की संभावना है। तो मैंने क्या किया, करंट ईयर की सेल्स, अभी 25 मार्च है तो अभी भी जो पिछला साल जा रहा है एंडिंग स्टेज पर है, इसमें कितनी सेल मेरी हुई है रियल में। 3000 एक्टिवा मेरे यहां से बिकी हैं। अग्री? अगले साल क्या होने की संभावना है, उसमें 2 फैक्टर सबसे मेन रोल प्ले करेंगे। पहला फैक्टर सेल्स प्राइस इफेक्ट। एक मिनट, ब्रेक। प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। किसके कारण? ड्यू टू सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस के कारण हमारी सेल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। हल्का सा बोलना चाहूंगा, मेरी एक्टिवा अगर मार्केट में महंगी हो गई है
तो कस्टमर के पास और भी ऑप्शंस हैं। कौन से? जुपिटर, मेस्ट्रो, डेस्टिनी, ब्लेजर, ड्यूट, बहुत सारी व्हीकल्स मार्केट में आ रही। और सर सबको छोड़ो, ईवी आ गई मार्केट में। जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं तो फिर लोग उनकी तरफ भी आकर्षित हैं। तो मेरी एक्टिवा की सेल, एक्टिवा महंगी होने के कारण कम हो सकती है, एग्री करते हो? और एक्टिवा अगर सस्ती कर दो तो शायद ज्यादा भी हो सकती है। तो सेल्स प्राइस के कारण मेरी एक्टिवा प्लस माइनस कम ज्यादा बिक सकती है। तो मैंने कहा इस साल मेरी एक्टिवा महंगी हो गई है तो 400 यूनिट्स कम बिकेंगी। सर ये 400 यूनिट्स आप कहां से लाए? मन से ला रहा हूं, इमेजिनरी फिगर से सिखाना है इसलिए सिखा रहा हूं, ठीक है। तो सेल्स प्राइस के कारण मेरी प्रोडक्ट ज्यादा भी बिक सकता है, कम भी बिक सकता है। एक सेकंड होल्ड लेंगे। सेल्स प्राइस ज्यादा होने पे प्रोडक्ट कम बिकता है या ज्यादा? सेल्स प्राइस ज्यादा होने पे प्रोडक्ट कम बिकता है या ज्यादा? रिप्लाई दीजिए। इफ सेल्स प्राइस को ज्यादा कर दें तो सेल कैसी होगी? कम या ज्यादा? कम। डिमांड सप्लाई, अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा सही फैक्टर ऐड ऑन कर दिया। सर अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो आप प्राइस कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं जो महंगे होते हुए भी दबा के बिकते हैं। आईफोन, आईफोन सस्ता नहीं होता, नया लॉन्च होता है तो पुराने को बंद कर देते हैं वो वाले से, ताकि नए वाले की डिमांड कंटिन्यू बनी रहे। रेट डाउन नहीं करते आईफोन वाले तो। लेकिन अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग रेट तोड़ देता है पुराने मॉडल की, जैसे नया मॉडल आया तो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी वॉच जो मैंने पहन रखी है सैमसंग वॉच है, ये वाली वॉच। तो ये वॉच जब नई लॉन्च हुई थी 26,000, आज इस वॉच की कीमत 8-9 हजार 10,000 रुपए में सेल में आराम से मिल जाती है आपको, है ना। तो सैमसंग इतना गिराता है, आईफोन नहीं गिराता। तो आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट जो महंगा होते हुए भी ज्यादा बिकता है। तो सर ये तो प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह पे डिपेंड करता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं तो भी बिकता है। मैं महंगा होते हुए भी ज्यादा बिकता हूँ। मेरे यहाँ कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्केट मेरे पास आते हैं, फिर भी मैं महंगा हूँ फिर भी। तो महंगा होने से ज्यादा आएंगे कस्टमर, सस्ता होने से कम आएंगे ऐसा कुछ, या सस्ता होने से ज्यादा आएंगे महंगा होने से कम आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इस बात को वापस टॉपिक पर आते हैं। सेल्स प्राइस के कारण मेरी एक्टिवा कम बिक रही है 400 यूनिट्स, मैंने लिख लिया, ठीक है। एक और मेजर फैक्टर है ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के कारण आपकी एक्टिवा इस बार 700 एक्टिवा ज्यादा बिकेंगी, 700 एक्टिवा ज्यादा बिकेंगी। आपने हैवी एडवर्टीजमेंट किया है तो 700 एक्टिवा ज्यादा बिकने की उम्मीद है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं नेक्स्ट ईयर की सेल का, अगले साल कितनी एक्टिवा बिकने वाली है? कैलकुलेटर प्लीज, सीधा सा 300 प्लस कर दीजिए सर, 3300 यूनिट्स। एग्री करते हैं आप? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने यहाँ दो चीजों का इंपैक्ट डाला है, सेलिंग प्राइस का और एडवर्टीजमेंट का। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्वेश्चन में लैंग्वेज साफ साफ क्लियर होगी, प्लस होगा या माइनस, ठीक है। सर इसके अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैशन है ना, मार्केट में किस चीज का चलन ज्यादा चल रहा है, इकोनॉमी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, जिनके कारण सेल्स कम ज्यादा हो सकती है। हाँ होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इस चैप्टर में दो ही फैक्टर्स हैं, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्राइस, जिसके कारण आपकी सेल्स ऊपर या नीचे होगी। बच्चों इस एरिया को बोलते हैं सेल्स बजट। लिखना शुरू करें प्लीज। इस एरिया को बोलते हैं सेल्स बजट। करंट ईयर में बिकी है 3000 एक्टिवास, ड्यू टू द सेलिंग प्राइस 400 रिड्यूस होंगी और एडवर्टीजमेंट के कारण 700 प्लस होंगी। ये फिगर्स इमेजिनरी है, ये प्लस माइनस भी इमेजिनरी है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। लिखते जाएं प्लीज, नोट करते जाएं। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं मैं बोलना चाहूंगा, सुबह 8 बजे और 11 बजे दो बैचेस हैं, दोनों में से आप किसी में भी आ सकते हैं, क्लास सेम चल रही है बिल्कुल, 8 और 12 सॉरी। और ऑनलाइन में पढ़ने वाले 24/7 पढ़ सकते हैं, बस ईयरफोन का यूज जरूर लीजिएगा।
अरे कंटिन्यू। अब सुनिए, सेल्स के बाद सेल्स से किसका अंदाजा लगता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। ये लीजिए, सेल्स से किसका अंदाजा लगता है? सेल्स का अंदाजा लग गया। अब सेल्स से आप प्रोडक्शन का अंदाजा लगाएंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के घर में कई बार गोड समामणी या जीवड़ा हुआ होगा। अरे बर्थडे फंक्शन, रिटायरमेंट पार्टीज, है ना? ठीक है, खुद हनुमान जी वाला जीवना समझते हैं आप लोग, दाल बाटी चूरमा एंड ऑल स्टाइल्स। ठीक है, सबसे पहले अंदाजा लगाते हैं कितनी सेल्स होगी। सेल्स बोले तो कस्टमर कितने आएंगे, कस्टमर बोले तो गेस्ट कितने आएंगे, उनमें से गेस्ट कितना खाएंगे, उसके लिए कितना बनाए। जितना गेस्ट आएंगे उतना ही बनाओगे क्या? थोड़ा एक्स्ट्रा। अरे हलवाई भी तो खाएगा। हलवाई भी ने बोला अरे भाई साहब हमारा भी ध्यान रखना, हम 6 आदमी है। वो कैटरिंग वाला बोलता है भाई साहब मेरे 10 लड़के हैं, उसका भी ध्यान रखना। इतने में मम्मा बोलती है पड़ोसन वाले आंटी जी का फोन आया, उनके लिए चूरमा पैक करके लेके जाना है ना? तो सेल्स जितने कस्टमर आएंगे उनके अलावा लावड़ा भी तो जाना है, एक्स्ट्रा भी पैक हो गया, पक्की बात है। तो जितनी सेल्स उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब हमने प्रोडक्शन का अंदाजा लगा लिया, उसके हिसाब से क्या आएगा? रॉ मटेरियल। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही रॉ मटेरियल लाओगे या थोड़ा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लाओगे? थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि कई बार बनाते बनाते बिगड़ भी जाता है ना? तो थोड़ा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लाया जाएगा। जितना रॉ मटेरियल लाना है उसके हिसाब से ही कैश की इंतजाम किया जाएगा। तो आपके घर पे भी जब पार्टी होती है, फंक्शन होते हैं, तो इस तरह से आप अंदाजा लगाते हैं कितने लोग आएंगे, कितना केक, केक यस, और उस केक के लिए रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल के लिए कैश। चलिए, तो सेम यहां पर भी आप सेल से किसका अंदाजा लगेगा? प्रोडक्शन का। चलिए, 3300 एक्टिवा अगले साल सेल करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऑर्डर 3300 बनाने का। इतने में मेरा मैनेजर बोलता है भाई साहब रुक जाओ, एक बार स्टॉक देख लो। स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिवा पड़ी हुई हैं, रेडी पड़ी हैं बहुत सारी एक्टिवा। तो क्या वो एक्टिवा बनाने की नीड है? नहीं सर, वो एक्टिवा पड़ी है तो फिर काहे बनानी, क्यों बनाओ? तो वो जो एक्टिवा स्टॉक, मैंने कहा चलो गोडाउन देख के आते हैं। गोडाउन में जाके देखा 1100 एक्टिवा ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई है। 1100 एक्टिवा पड़ी है, माइनस कर दूं, है ना? 1100 की जगह थोड़ा कम करते हैं, 600 पड़ी हुई है। 600 भाई सब 600 कम करी थोड़ी सी, तो लेस में क्या? ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और किसका ओपनिंग स्टॉक? फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स बोले तो एक्टिवा फिनिश्ड गुड्स सीधे। अरे रॉ मटेरियल पता है क्या होता है? उस एक्टिवा के अंदर लगने वाला आयरन और प्लास्टिक आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो एक्टिवा 600 ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो अब कितनी बनाओगे बताओ? 2700, 2700 एक्टिवा अब और बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सुनो, मैंने अपनी फैक्ट्री को बोला 2700, 2700 एक्टिवा बना दो। उन्होंने 2700 बना के दे दी। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई 600, 2700 और 600 को मर्ज किया, 3300 हो गई। बेच देंगे दिवाली पे। लेकिन दिवाली पे जब बेच देंगे तो 3300 एक्टिवा बिक जाएंगी, दिवाली के अगले दिन अपना शोरूम खाली। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं सर, शोरूम खाली मत करना, थोड़े बहुत माल होना चाहिए, क्योंकि दिवाली के बाद भी माल बिकता रहेगा। गोवर्धन है, भैया दूज है, नॉर्मल डेज भी तो आते हैं, और केवल हिंदुओं की और अदर कास्ट भी है, सबके लिए देखना पड़ता है। किसी का बर्थडे आ गया, वो एक्टिवा खरीद रहा है, छोड़िए अपना मतलब, इधर आओ। तो एक्टिवा आप केवल इतनी नहीं बनाएंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएंगे। काई के लिए? आगे भी आपकी दुकान में स्टॉक रहना चाहिए। 3300 एक्टिवा चाहिए थी, 600 पड़ी हुई है, 2700 बनवा ली, 3300 हो गई, दिवाली बिक जाएगी, दुकान खाली। दुकान खाली नहीं करनी, दिवाली के बाद भी कुछ माल रहना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा बना रहे हैं। एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर आप जो पढ़ा रहे हो ये रियल में कोई कंसेप्ट है क्या है? ये एक्चुअली में पूरा चैप्टर है फंक्शनल एंड मास्टर बजट का, और उस चैप्टर के कई फंडे हैं, वो फंडे मैं आपके माइंड में फिट कर रहा हूँ इसके थ्रू। और अल्टीमेटली जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब रटा हुआ इसके थ्रू, है ना? ये स्टोरी बना रखी है, उस स्टोरी को मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल आपके माइंड में। नाउ मान लेते हैं, नहीं 2700 आ रहा था ना, 900 कर लो इसको। 900 एक्टिवा हमें आगे के लिए बना के रखनी है, फ्यूचर के लिए। तो 900 एक्टिवा और बना लेंगे। तो अब मेरे को नेट प्रोडक्शन कितनी एक्टिवा का करना है ये बताइए आप। कैलकुलेटर प्लीज।
3600 यूनिट्स सेट हो रहा है क्या? सही है ना? 3600 यूनिट्स का मैं बनाने का काम चालू करूंगा। लिखना नहीं है प्लीज, डोंट राइट, डोंट राइट, डोंट राइट। फोकस करेंगे एक बार प्लीज। पिछले साल सॉरी करंट ईयर में 3000 बिकी हैं, मेरे पास 400 इस बार कम बिकेंगी सेलिंग प्राइस के कारण, 700 ज्यादा बिकेंगी एडवर्टाइजमेंट के कारण, तो 3300 बिकने की उम्मीद है। 600 ऑलरेडी पड़ी हुई है, 900 आगे के लिए बना के रखनी है, तो मेरे को बनानी होगी 3600। एग्री? नाउ एक और छोटी सी बात, मैं अगर मेरी फैक्ट्री को बोलता हूं 3600 एक्टिवा बना के दो, तो फैक्ट्री की खराब आदत है जितना बताते हैं उसका 10% खराब कर देती है। उसका 10%, जितना बताते हैं उसका 10% खराब करती है और कम बना के देती है मेरे को। अगर मैं 3600 बोलूंगा तो वो 10% 360 खराब कर देगी और रिमेनिंग मुझे बना के देगी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे को तो रेडी चाहिए 3600, तो फिर ऑर्डर कुछ ज्यादा का देना पड़ेगा। एग्री करते हो? होल्ड। तो ऐड कर रहा हूं मैं लॉस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो लॉस हो रहा है उसको ऐड कर दो और बनाओ कुछ ज्यादा यूनिट, जिसको बोला जाएगा ग्रॉस प्रोडक्शन। होल्ड। कैसे निकालेंगे सभी लोग बोर्ड पे? नेट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 90%। अगर 10% लॉस है तो डिवाइड बाय करना है 90% से। एक मिनट कुछ नहीं करो, बिल्कुल रहने दो। 3600 डिवाइडेड बाय 90%, ये करना आता है आपको? नहीं आता तो 3600 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन से आएगा 4000। इसका मतलब पता है क्या है? आप अपनी आप अपनी फैक्ट्री को कहेंगे 4000 यूनिट्स बनाओ, कहेंगे, और जितना कहते हैं उसका 10%, 4000 का 10%, 400 वो खराब करेगी और एक्यूरेट हमारे पास 3600 बनकर के बाहर आ जाएंगी। तो 3600 से 4000 पे कैसे गए? कुछ इस तरह। अगर सर ये 10% की जगह 5% खराब होता तो डिवाइड बाय 95 करते। अगर 2% खराब होता तो डिवाइड बाय 98 करते। अगर 3% खराब होता तो डिवाइड बाय 97 करते। और अगर 8% खराब होता तो 92, ठीक है ना, उतना डिवाइड करते और हमारे पास ये यूनिट। ये मेरा ग्रॉस प्रोडक्शन है। वापस सुनिएगा, मैं अपनी फैक्ट्री को बोलूंगा 4000 एक्टिवा बनाओ, वो 10% 400 खराब करके 3600 बनाएगी और मेरे पास 3600 रेडी हो जाएगी। ये वाला एरिया नेक्स्ट ईयर सेल से लेकर ग्रॉस प्रोडक्शन का तक का एरिया कहलाता है प्रोडक्शन बजट। याद करिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है या लेस? ओपनिंग स्टॉक ऐड या लेस? लेस, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए बना के रखना है। ओके ओके ओके, आराम से। ये कंसेप्ट है। ऊपर वाला एरिया सेल्स बजट का यहां से यहां तक, और नीचे वाला एरिया प्रोडक्शन बजट का यहां से यहां तक। अब मुझे मालूम पड़ गया 4000 एक्टिवा बनानी है, तो इन 4000 एक्टिवा बनाने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, आयरन और प्लास्टिक। आयरन और प्लास्टिक की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इतना नोट करें प्लीज। ये कैलकुलेशन लिखिएगा नीचे, है ना? ये कैलकुलेशन लिखिएगा प्लीज। नोट कर लीजिए। ये बता थोड़ा खुला खुला लिखे प्लीज, राइटिंग बेटर करें। एवरी संडे विल बी अ टेस्ट। अभी इस संडे भी हम टेस्ट रखेंगे, इसी चैप्टर का बहुत कुछ हो जाएगा तब तक। यस, एक बार प्लीज सुने। अभी
मैंने हमारी क्लास में कहा हमें इस चैप्टर में कौन कौन से बजट्स देखने हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, कैश रिक्वायरमेंट, लेबर, मशीन, ओवरहेड्स बजट्स को एनालिसिस करना है। एग्जाम में क्या आता है आइए वो बता देता हूं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बजट ट्रिपल स्टार, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट डबल स्टार, सेल्स बजट सिंगल, कैश रिक्वायरमेंट सिंगल। ये सभी एग्जाम में आते ही नहीं है, सिलेबस में है, चैप्टर में है, बुक में है, हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हमारा मेन फोकस प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल रहेगा। संडे को टेस्ट में भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने सेल्स बजट देखा है हल्का सा, प्रोडक्शन देखा है हल्का सा, और इनकी प्रैक्टिस करिए या कंसेप्ट देखा है अभी केवल कंसेप्ट देखा है। रॉ मटेरियल तो कैश रिक्वायरमेंट के कंसेप्ट देख के हम प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्लास में उतर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें बुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, गरिमा पब्लिकेशन है, एम आर अग्रवाल बुक कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो आपका मीडियम हो कोई इशू नहीं। आप सेकेंड हैंड या नई या पुरानी कोई सी बुक ला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा फोन नंबर एक बार नोट करें प्लीज, ये आपकी मदद करेगा, 9983912345। कॉलिंग और व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट की सभी समस्याओं का समाधान एक ही नंबर पे। क्लास वीडियो क्लास में भी अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन से सपोर्ट ले सकते हैं मेरे इसी फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।